हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस के लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं और विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने हमारे केमिस्ट्री के पोर्शन को शुरू किया था। केमिस्ट्री के अंतर्गत देखते ही देखते हमने टोटल 31 यानी 31 लेक्चर्स के अंदर जो है दो टॉपिकों को कंप्लीट किया है। पहले टॉपिक में आपने जाना था कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उत्प्रेरक क्या करता है, और जो है आपके इन सभी से होने वाले जो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन है यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में अपन ने जाना था। उसके बाद में एक टॉपिक अपन ने शुरू किया था कि धातु, अधातु और इनके दैनिक जीवन में उपयोग में लिए जाने वाले यौगिक, जिसके अंतर्गत अपन ने महत्वपूर्ण जितने भी यौगिक थे उन सभी को कंप्लीट किया है लगभग 16 वीडियोस के अंदर। इतना ज्यादा डिटेल में अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन मान के चलिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। जितने भी थे सभी यौगिक आपको लगभग कवर करवा दिए गए हैं। उपधातु, मिश्र धातु भी बता दिए गए हैं। धातु और अधातु की भी संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा भी अगर कोई चीज रही होगी तो अभी जो है आपके लिए जब क्वेश्चन सीरीज शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत हम जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीडीएस हो, यूपीएससी हो, आरएएस का हो, राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में दैनिक विज्ञान से जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आया होगा, जिस भी लेवल का आया होगा, वो आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन रहा होगा तो वो उसमें कवर हो जाए। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है एक भी लाइन को नहीं छोड़ा जाए। जिस विद्यार्थी ने पढ़ा होगा उसे पता है कि कितना डिटेल में है। आपने जनरल साइंस की कितनी ही बुकें पढ़ी हो, इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं दिया गया होगा। अब बात करते हैं आज का अपना कौन सा टॉपिक रहेगा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कार्बन व उसके यौगिक। मैं आपको स्टार्टिंग में ये सब चीजें इसलिए बता देता हूं क्योंकि इन्हीं सब चीजों से जो है आपको पता चल जाए कि हाँ हमें पढ़ना भी है। ठीक, कार्बन और उसके यौगिक। आज क्लास नंबर है अपनी 32। कौन सी क्लास है? 32 नंबर, 32 नंबर की अपनी क्लास है, जिसके अंतर्गत अपन कार्बन के बारे में समझेंगे और उसके यौगिक जितने भी हैं, जो हाइड्रोकार्बन है या फिर आप सीएनजी कह दें, सीएफसी कह दें, या फिर इसके अलावा बहुलक, साबुन, अपमार्जक, सब कुछ काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि इसके 20 से 21 लेक्चर आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर काफी डीप में जाकर पूछे थे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनमें हक्कल्स नियम, जो आप 12वीं के अंदर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां जाकर के आप ये चीज सीखने वाले थे, वो आपसे पूछी गई थी एलडीसी के एग्जाम में। तो उसी लेवल के नोट्स आपको अब प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। हमारी क्लासेस का टाइम रेगुलर 8 पीएम है, तो आप लोग जो है रेगुलर 8 पीएम पर जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कार्बन के बारे में और उसके यौगिकों के बारे में। एक आप लोगों को जो है यहाँ पर स्पष्ट कर दूं मैं कि आज मैंने ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये कलर पसंद नहीं आए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लगे, समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी इशू आता है कलर से रिलेटेड, बता दीजिएगा, वापस व्हाइट कलर कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगता है ब्लैक, और लिखने में आसानी रहती है, और जब आप देखते होंगे क्लास तो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव ब्लैक वाला लगता है, इसलिए आपको इस पे पढ़ाया जा रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट मार्कर से या व्हाइट चौक से जो है जिंदगी संवरती है। ऐसा हमारे अब्दुल कलाम साहब भी तो कहते थे, है ब्लैक बोर्ड के बारे में उनका भी स्टेटमेंट है। उसी वजह से मैं जो है इस पे पढ़ा रहा हूं। तो अब सबसे पहले कार्बन का जो है थोड़ा सा अपन गहन अध्ययन करेंगे, यानी कार्बन जो है ये होता क्या है। तो देखिए, कार्बन जो है इसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हो, ये ध्यान रखना। किससे रिप्रेजेंट करते हो? सी से रिप्रेजेंट करते हो। अब ये जो अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत, वो पूरी की पूरी आप कार्बनिक रसायन पढ़ोगे। लेकिन पहले के जमाने में ये माना जाता था, लगभग 1828 से पहले का जब समय था, उस समय जो है ये माना जाता था कि जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उनमें से जो भी कार्बनिक रसायन के यौगिक हैं उनको केवल और केवल
जो अपने जीव जंतु है उनके जीवाश्म से ही बनाया जा सकता है। लेकिन जब 1818 में 1828 में वोहल्लर नामक एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने क्या किया कि अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट का, और अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट की सहायता से गर्म करके पहला पहला लैब के अंदर यानी प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक रसायन यूरिया बनाया गया। कौन सा बनाया गया? यूरिया बनाया गया, जिसका सूत्र था NH2CO NH2। तो जब ये रासायनिक यौगिक बनाया गया और ये कार्बनिक यौगिक था, ठीक है, यूरिया जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है, तो उसके बाद में कई वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि जब वॉलर नामक वैज्ञानिक 1828 में एक अकार्बनिकों के योग से जो है अगर कार्बनिक यौगिक बना सकता है, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्बनिक यौगिक केवल और केवल जीवाश्म ईंधन से बनाए जाते होंगे। हम अगर ट्राई करेंगे तो हमें ऐसा कोई न कोई तो है जो तत्व या यौगिक मिल ही जाएगा जिससे अपन कार्बनिक यौगिक बना सके। तो ऐसे करते करते फिर जो है एक तत्व मिला जिसे अपन कहते हैं कार्बन। और इस कार्बन के आने पर पूरी की पूरी जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपकी भौतिक रसायन और केवल अकार्बनिक रसायन चलती थी, तीसरी स्ट्रीम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करवा दी, वो केवल इस एक तत्व की वजह से। और बड़े ताजुब की बात यह है कि पूरी आपको पता होगा आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। 118 में से कार्बन और इसके साथ में 6-7 और कोई भी तत्व मान लीजिए, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह, ये जोड़े ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये थोड़े बहुत जुड़ते हैं, तो 6-7 अपने तत्व है केवल। तो टोटल मतलब अपन माने तो 8 या 9 ही ऐसे यौगिक तत्व हैं जो पूरी की पूरी कार्बनिक रसायन को बना डालते हैं। क्या करते हैं? कार्बनिक रसायन को बनाकर रख देते हैं, वहीं पर बचे हुए लगभग 110 तत्व मिलकर के भी इस कार्बनिक रसायन के बराबर यौगिक नहीं बना पाते। तो इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा तत्व है कार्बन, तो इसलिए इस कार्बन को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस कार्बन का अलग से आपके सिलेबस में यूनिट दी गई है, यूनिट 3। ये तो केवल था कि कार्बन का जो है आविष्कार किस प्रकार से और क्यों किया गया उसके बारे में। तो अब जो काम की चीज है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, वो काम आएगी, पूछी जा सकती है। तो लिखिएगा 1828 में 1828 में वॉलर नामक वैज्ञानिक ने दो अकार्बनिक है ना, दो अकार्बनिक यौगिकों से दो अकार्बनिक यौगिकों से एक प्रयोगशाला यानी लैब में पहली बार कार्बनिक रसायन का निर्माण किया या उत्पादन किया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब ये दो अकार्बनिक रसायन कौन से थे वो लिख लीजिए। तो वो थे आपके, एक तो अमोनियम सल्फेट, कौन सा था? अमोनियम सल्फेट यानी NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये है अमोनियम सल्फेट, अभी लिखवा दिया जाएगा। और आपका पोटेशियम साइनाइड KCN, क्या था? KCN, और इसके साथ में O लगा दीजिए क्योंकि पोटेशियम साइनाइड ऑक्साइड था, ठीक है, मतलब पोटेशियम साइनेट था ये,
तो KCnO। और जब इन दोनों को गर्म किया गया, क्या किया गया है ये आपको पता होगा। त्रिभुज का जो निशान है ये किसको प्रदर्शित करता है, गर्म करने को। रासायनिक अभिक्रियाओं में जब ये लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि गर्म करने को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ जब इसे किया गया तो बन गया आपका अमोनियम साइनेट यानी NH4CnO। और इसके साथ बना था पोटेशियम यानी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये अभिक्रिया होने के बाद जो हमारे पास में अमोनियम साइनेट है NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट जो है गर्म होकर के क्या होकर के, गर्म होकर के क्या बनाता है, तो ये गर्म करने पर बनाता है NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। सर ये क्या है NH2CO NH2, बस यही तो है जो पहला आपका कार्बनिक रसायन है लेकिन लैब में तैयार हुआ था, तो ये है यूरिया। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 है ना। क्या है रासायनिक सूत्र NH2CO NH2, पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि किनके सहयोग से बनाया गया था, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं। और ये किसके सहयोग से बनाया गया है ये आप जरूर लिखें, है ना। तो ये बनाया गया था आपके अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और इसके साथ में था पोटेशियम, पोटेशियम साइनेट। क्या था, पोटेशियम साइनेट। और जब अमोनियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिक्स करके गर्म किया गया तब बनता क्या है, अमोनियम साइनेट बनता है। और फिर यही अमोनियम साइनेट और गर्म करने पर, यही अमोनियम साइनेट और गर्म करने पर आगे टूट करके क्या बन जाता है, NH2CO NH2 यानी यूरिया बन जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये बहुत काम की चीज है और आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर डिपेंड है। लेकिन ये कार्बन के बारे में आइडिया कहां से आया था, ये कैसे डेवलप करने का सोचा होगा, वो आपका इस यूरिया की खोज से ही इसका जो है मतलब एक सोच आती है। जैसे हमने राजस्थान एकेडमी की शुरुआत कब करी थी, तो लैब असिस्टेंट और अलग अलग एग्जामों में जहां साइंस पूछी जा रही थी और बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाते थे, चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, तब मुझे लगा कि यार अब बच्चे लेवल पर कंटेंट देना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर आए थे। और इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा, आप देख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। और जो दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। फिर देखिए अब ये अपन ने जो है समझ लिया, अब अपन कार्बन परमाणु के बारे में बात करते हैं। तो अब आप लिखेंगे कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की विशेषताएं। भाई इनमें ऐसी क्या विशेषता है इस तत्व के अंदर कि आपके इतना पूरा जो है कार्बनिक रसायन को इसने अकेले ने डेवलप कर दिया है। तो इसकी बहुत सारी और एकदम यूनिक यूनिक जो है विशेषताएं हैं, ऐसी ऐसी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो किसी और तत्व के पास में बहुत रेयर पाई जा रही है। तो पहला जो आप इसमें लिखेंगे इसकी विशेषता में, वो पॉइंट लिखिएगा। और पहला पॉइंट है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी क्या होती है, कैसी दिखती है, वो सब मैं बता चुका हूं पीछे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब बार बार नहीं बताऊंगा। आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है ये भी बता दिया गया था, वापस बता देता हूं। जितने परमाणु के अंदर प्रोटीन होते हैं, प्रोटॉन मतलब, प्रोटीन मतलब वो खाने वाला प्रोटीन की बात नहीं कर रहा, प्रोटॉन है ना,
तो प्रोटॉन जो होते हैं उसी को उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, और कार्बन के पास में परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसका मतलब कार्बन के पास में प्रोटॉन कितने हैं? 6। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे आगे आपके, जो ये कार्बन परमाणु है इसका छोटे आकार होने के कारण ये जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो लिखिएगा, इसके छोटे आकार, इसके छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण यह पाई पाई व सिग्मा सिग्मा दोनों बंध बना सकता है। क्लियर? तो ये जो है इसका आकार छोटा होता है, यानी इसकी जो साइज है वो छोटी होती है, उस कारण से ये दोनों प्रकार के बंधों को बना सकता है, चाहे वो पाई बंध हो चाहे सिग्मा बंध हो। तो ये भी देखिए कितनी एक बड़ी विशेषता है। आप भी जब जीवन में लगे ना कभी क्या ये छोटा हो रहा है या ये मैं परेशान हो रहा हूं, तो मानिए यकीन कि वो चीज कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्पफुल हो रहेगी। आप देखिए, जब कार्बन का आकार छोटा होगा तो कार्बन ने भी ये सोचा होगा कि यार मेरा आकार छोटा है, मेरा आकार छोटा है, मेरे से बाकी बहुत सारे बड़े बड़े, मैं तो छठे नंबर पर हूं। तभी भगवान ने सोचा कि इसको दुखी नहीं करना, और भगवान ने इसको पूरी केमिस्ट्री दे, पूरी की पूरी कार्बनिक रसायन दे डाली। बोले ले अब तू सबसे बड़ा है। और है क्या? नहीं है? है ना सबसे बड़ा कार्बन, कार्बनिक पूरी रसायन इसके ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, कभी नहीं सोचे कि मेरी लाइफ में ये है, जो है वो बेटर है, नहीं है उसका चिंता मत करिए, वो तो हो जाएगा। ये लिख लिया होगा। तो ये बना सकता है। अब अगर ये देखो पाई बंद बना सकता है और सिग्मा बंद बना सकता है, इसका मतलब इस बना सकता है, इसलिए इसलिए इसमें इसमें डबल यानी द्विबंध व डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध मतलब व ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध त्रिबंध बनाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना पाता है? तो इसका छोटा आकार है, इस वजह से ये पाई और सिग्मा दोनों बंद बना देगा, और जब दोनों बंद बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है आपके क्या कर देता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। इसके बाद में तीसरा, आपको इसका प्रतीक बता ही दिया है वैसे, पर फिर भी लिख लीजिए, कार्बन का प्रतीक क्या है? तो कार्बन का प्रतीक है सी। क्या है? सी। और इसका जो वर्ग है वो है आपका 14। आवर्त सारणी के अंदर जो ग्रुप होते हैं ना, वो है इसका 14। कौन सा है? 14। और इसका आवर्त अगर पूछा जाता है तो इसका आवर्त है सेकेंड। कौन सा आवर्त है? सेकेंड आवर्त है। ये बात आपको याद रखनी है। कार्बन का प्रतीक है सी, वर्ग है 14 यानी ग्रुप आवर्त सारणी के अंदर, और आवर्त सारणी में इसका जो आवर्त है वो कौन सा है? सेकेंड आवर्त इसका है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। चौथा पॉइंट लिखेंगे ईसी। ईसी का मतलब आप समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और वो कितना है? तो वो है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। यह बस आपको याद रखना है। आपको इससे रिलेटेड या और किसी कंपाउंड से रिलेटेड इसके बारे में पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं पर भी इन चीजों के बारे में नहीं दे रखा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़े। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो डरना नहीं है। चलो अब बात करते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ ये कर पा रहा है, वो है पांचवा पॉइंट, इसकी संयोजकता, वैलेंसी। मैंने ये सब समझा रखे हैं वर्ड कि संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता
और संयोजकता जो है वो इसकी है 4। कितनी है इसकी संयोजकता? 4 है। संयोजकता का मतलब क्या होता है, एक बार केवल सुन लीजिए, वैसे डिटेल में सुनना है, पढ़ना है, समझना है तो पीछे के लेक्चर्स देखिए। मैंने आपको बताया था कोई भी परमाणु हमेशा अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। अष्टक का मतलब होता है, या अष्टक नियम का मतलब होता है कि जो अंतिम कक्षा होगी परमाणु की, वह 8 इलेक्ट्रॉनों को रखती हो अपने अंदर। अब अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाता है, 8 से कम है, तो वो कोशिश करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाए, या फिर 1-2 है तो वो त्याग करके 8 वाली स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेवे। इसलिए इसलिए इसके पास में अब कितना है, तो इसके पास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता होगा पहली कक्षा, देखो ये तो होता है अंदर एक नाभिक जिसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, ये स्ट्रक्चर भी याद रख लेना। हो सकता है स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे। भाई जिस लेवल का पेपर आ रहा है उस हिसाब से तो कुछ भी पूछने का लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी भी लेवल तक जा रहे हैं। और फिजिक्स में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिए जो कहीं ना कहीं जो है, मैं आए जब 12th लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी जेई वगैरह के, उसके लिए जो बेसिक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो आपको पूछे हैं एलडीसी में, और जनरल साइंस कह रहे हैं। देखो अब ये कार्बन का क्या बन गया, नाभिक। नाभिक के पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। टोटल कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। तो इसका मतलब इसके पास में कार्बन भी कितने इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे कार्बन के पास? 6। 6 में से 2 चले गए, बचे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर कक्षाओं में आते हैं, बाहर वाली कक्षाओं में, ठीक है। ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन कोशिश करेगा कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देवे, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेवे। ताकि देगा तो 2 वाला स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा, और अगर लेगा तो 8 हो जाएंगे, तो अष्टक नियम को पूर्ण कर लेगा। समझ में आई बात? लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे तो ये देता नहीं है। ये बोलता है भाई मैं अपनी क्यों प्रॉपर्टी दूं, है। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर किसी को 2 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास 1 लाख है, और सामने से आपको अगर कोई कह रहा है कि मेरे को जो है 1 लाख की जरूरत है, पूरे पूरे मेरे को दे दे, मेरे 2 लाख हो जाएंगे और मैं अपना काम निकाल लूं, तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे कि 1 लाख मेरे को दे दे तू, तेरे मेरा काम निकल जाएगा, तू बाद में कर लियो। तो दोनों क्या करोगे? झगड़ा करोगे। तो कार्बन कार्बन जो है, कार्बन किसी और परमाणु के साथ झगड़ा करेगा। झगड़ा करेगा तो झगड़ा होने नहीं देना है। प्रकृति ये चाहती है, भगवान क्या चाहते हैं कि झगड़ा नहीं हो। मुसीबत अगर ऐसी हो कि आपको हथियार उठाने पड़े तभी उठाने चाहिए, अदरवाइज क्या करना चाहिए? बातों बातों में समझौता कर लेना चाहिए। तो यहां पर अब कार्बन फिर क्या करेगा, दूसरे परमाणु जो भी आते हैं इसके पास उनको समझाएगा कि देखो भाई, अगर मेरे से मांगोगे मैं नहीं दूंगा, तुमसे मांगूंगा तुम नहीं दोगे। ऐसा करते हैं ना, दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। यानी मैं भी 1 लाख देता हूं, तू भी 1 लाख दे, 2 लाख मिला देते हैं, और 2 लाख में फिर प्लॉट लेते हैं, फिर बाद में बेचेंगे तब देख लेंगे। तो यहां पर ये भी ऐसे ही करता है। जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये कहता है मेरे साथ में पार्टनरशिप कर, संयोजकता कर। संयोजकता का मतलब क्या हो गया? शेयरिंग। क्या करना है? शेयर करने, अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की कैपेसिटी जो होती है उसे संयोजकता कहा जाता है। और जब आप सहयोग करके किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देते हो और जो बंध बनता है उसे कहा जाता है क्या? सह संयोजक बंध, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यह जो है इस प्रकार से फिर 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और शेयरिंग करके कंपाउंड्स बनाता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये होती है संयोजकता। और अगर अभी भी समझ नहीं आया, सिंपल वर्ड में, किसी को कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दे सके या ले सके उसको कहते हैं उसकी संयोजकता। क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा। चलो, तो इसके बाद में ये हो गई इसकी संयोजकता। अब इसकी ज्यामिति के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्री इसकी क्या होती है? तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है, ये जो हो रहा है ना ब्लर, वो एकदम सही हो जाएगा 1-2 सेकंड में। 6 पॉइंट इसकी ज्यामिति। सर ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति का मतलब है ज्योमेट्री, और इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय
फलकीय कैसा होता है? समचतुष्फलकीय यानी इक्यू क्वाड्रिलेटरल। इक्यू क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गई बात? चतुष्फलकीय होता है, या आप इसे जो है टेट्राहेड्रल भी कहा जाता है, लेकिन वहां पर फिर जो है सम की बात नहीं आती है। तो सम चतुष्फलकीय यानी आप इक्यू क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, यानी चार समान भुजाओं वाला स्ट्रक्चर, बस ये समझ जाओ। लिखिए आगे सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट आ जाएगा प्रत्येक संयोजक का। इसका अभी जो डायग्राम बनाएंगे ना उसमें ये दिखेगा आपको, तो अभी आप केवल लिखिए प्रत्येक संयोजकता, प्रत्येक संयोजकता के मध्य, संयोजकता के मध्य बंध कोण यानी बॉन्ड एंगल, बंध कोण 109 डिग्री, 108 नहीं, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ भाई, क्या है कि आधे बच्चे जैसे 108 109 ऐसा सुनते हैं, उनको लगता है एम्बुलेंस बुलानी है। एम्बुलेंस नहीं बुलानी है, पढ़ना है ना। चलो, तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ये याद का होता है। ठीक है सर, इसका उदाहरण दीजिए, हमें ऐसे समझ में नहीं आता। तो उदाहरण लिख लीजिए, मीथेन। सर ये मीथेन क्या होता है? अभी चुपचाप से याद कर लो, CH4 होता है। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है, यानी एक कार्बन के साथ में चार हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, और ये जो जुड़ते हैं ना वो ऐसे जुड़ते हैं, इस प्रकार से। और इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस ये जो हाइड्रोजन लग गए अपने चारों तरफ, अब इन दो के मध्य जो कोण है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। ये का ये इधर भी होता है, ये का ये इधर भी होता है, ये का ये इधर होता है। क्या ये ऐसा होता है डायग्राम? हाँ, डायग्राम आपको अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इसको आप 3D विजुलाइज करना पड़ेगा। ये बेसिकली डायग्राम होता है कैसे, उसके लिए मैं आपके सामने मेरी बोतल का एक ढक्कन लेता हूं, फिर समझाता हूं। देखिएगा, ये ढक्कन है ना, ये दिख रहा है हाथ में मेरे? एवरीबडी कैन सी दिस? अरे सभी को दिखाई दे रहा है? इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाता हूँ ना, इस वजह से थोड़ी इंग्लिश झाड़ लिया करता हूँ, लगे आपको हाँ भाई आती भी है। हाँ? देखो, ये जो है ना कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन। इस कार्बन के एक ऊपर बॉन्ड है ऐसे, ठीक है, एक यूं है, यूं साइड में, मतलब ऐसे निकल रहा है, और एक इधर जा रहा है, और एक आपके पास आ रहा है, और एक मेरे पीछे आ रहा है। ऐसे इसमें जो है बॉन्डिंग होती है। समझ में आई बात? मतलब देखो, एक पांच नहीं हुए, कंफ्यूज मत होना। एक ऊपर है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक या तो आपकी तरफ आ रहा होगा या फिर मेरी तरफ, ऐसे होता है। मतलब इसके तीनों पैर यूं आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे होता है, अपने हाथ की तरह अपने ना, इसको एडजस्ट करने की मैं ट्राई करता हूं। ये ऐसे, अभी छोटी वाली को कैसे संभालू रे? ऐसे, है ना। मतलब एक बॉन्ड ऊपर होता है, फिर तीन जो है ना वो हवा के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि ऐसे एक एक ऐसे बनते होंगे। तो हवा में जब होते हैं तब जो कोण बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। ठीक है, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। क्लियर? अब मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप इसको, चलिए मैं ट्राई करता हूँ एक और चीज से, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ में आए और आपको दिखे भी। चलिए, लाया हूं मैं कुछ तिकड़मबाजी बिठा के। हाँ, ये शायद आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। कैसे? अब देखिए, दिख रहे हैं? देखिए, एक ऊपर, एक कार्बन इधर, मतलब, और एक इधर आपकी तरफ, ये देखो पेन आ रहा है ये वाला, और ये पेंसिल इधर जा रही है। तो ऐसे होता है ये 3D। अब समझ गए होंगे, नहीं समझे तो याद कर लेना। ठीक है, अपने कौन सा IIT का एग्जाम देना है कि इतना पूछेंगे 3D कौन सा है, 4G कौन सा है। ठीक है, चलो आगे लिखना। अब आगे आ जाता है आपका नंबर, कौन सा था भाई? 8। कार्बन जो है वो आपका कार्बन कार्बन से, कार्बन कार्बन से जुड़कर, कार्बन कार्बन से जुड़कर साखित यानी ब्रांच्ड, साखित यानी शाखा वाला, साखित
या फिर आप कह सकते हो अशाखित यानी अनब्रांच्ड, जिसमें कोई शाखा नहीं हो, अशाखित व चक्रीय। चक्रीय का मतलब आप समझ जाइएगा, साइक्लिक, यौगिकों, यौगिकों, यौगिकों का, यौगिकों का निर्माण कर, यौगिकों का निर्माण कर, निर्माण सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन से जुड़ करके साथित, असाथित या चक्रीय जो यौगिक होते हैं उनको बना सकता है, और इसे इसे श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्या सर ये एक ऐसा ही कंपाउंड यही होता है? कई बार हम ये पढ़ लेते हैं या कई बुकों में ये लिखा हुआ भी मिलता है कि कार्बन ही एक ऐसा है। नहीं भाई, कार्बन ही ऐसा नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे यौगिक है जो ऐसा कर सकते हैं, जुड़ करके, है ना, जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। जुड़ने की प्रोसेस को कहते हैं श्रृंखलन। तो श्रृंखलन और भी कंपाउंड यौगिक जो है मतलब बनाते हैं, जैसे तत्व जो होते हैं ना, ऑक्सीजन है, जैसे O3 है, ओजोन, तो वो एक कैटिनेशन से ही बनता है। सल्फर का S8 है, पी का P4 है, P6 है यानी फास्फोरस का। इसके अलावा कार्बन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। इसके अलावा लेड है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके श्रृंखलन को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जो कार्बन है वह बहुत ज्यादा मात्रा में श्रृंखलन करता है अदर जो तत्व है या जो दूसरे तत्व है उनकी तुलना में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक श्रृंखलन कार्बन के अंदर होता है, पर केवल एकमात्र कार्बन में होता है नहीं, और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनके अंदर ये संकलन प्रक्रिया पाई जाती है। तो आप ये जो है कंफ्यूज नहीं रहे, और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप जरूर सही करके आवे, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये अभी याद नहीं करना, ये आगे बता दिया जाएगा आपको, इसलिए अभी तो इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब ये जो है अलग अलग प्रकार के कई सारे यौगिक बना सकता है। जैसे अपन बात करें अशाखित की, किसकी? अशाखित यानी अनब्रांच्ड कैसा बनता है? तो अशाखित जो होता है वो ये वाला होता है आपका, ऐसे ले लो, 3 कार्बन ले लिए और हर एक कार्बन की संयोजकता 4 है, तो उससे 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं या 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो देखिए, ये कार्बन लिया, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड। आपका काम इस पूरे चैप्टर में यही ध्यान रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं और वो चारों बॉन्ड आपको फुलफिल करने हैं। कौन सा तत्व जोड़ करके? तो अगर कार्बन कार्बन जुड़ा है तो वो तो छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी बचे वहां पर आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, है ना। फिर साखित क्या होते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो अभी तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन, इनके नामकरण वगैरह सब सीखेंगे। साखित में क्या होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़ा और फिर ऐसे ब्रांचें बन जाती है। फिर ये देखो, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, तो ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो जब इस प्रकार से अपन कार्बनों को जोड़ करके उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ करके बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं जो साखित होते हैं। इसमें देखो कोई ब्रांच नहीं थी, बस कार्बन कार्बन कार्बन। इसमें क्या करा, कार्बन फिर कार्बन, फिर इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, तो इधर 2 शाखाएं निकल गई। समझ में आई बात? तो इनको कहते हैं साखित। ऐसे ही चक्रीय भी बनते हैं, ये सिर्फ अभी दिखा रहा हूं कि कैसे बनेंगे। चक्रीय कैसे बनते हैं? तो चक्रीय में आप देख लो, जैसे 4 कार्बन ले लिए और ये ऐसे जोड़ दिया, तो ये बन गई ना चक्र। देखो बन गया पूरा ऐसे। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जितनी कमी है उतने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये सब आप भी ऐसे ही करोगे जैसे मैं फास्ट कर रहा हूं ना, ऐसे ही बस जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते चलना, सब समझ में आ जाएगा और सब काम हो जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं चेक करता हूं कि नोट सब कुछ सही चल रहा है। हाँ ओके, सब कुछ सही है। तो अब जो है आपको ये जो बताया गया है कार्बन की विशेषताओं के बारे में, इनको पढ़ के तैयार करना है। साखित क्या होता है, असाखित क्या होता है, चक्रीय क्या होता है, ये समझ में आया होगा।
असाकित मतलब जिसमें कोई शाखा वगैरह नहीं निकलेगी, सीधा सीधा सा जो है आपका कार्बन 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 जुड़ा होगा, बाकी सब हाइड्रोजन होंगे। साकित में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन जुड़ा होगा लेकिन आगे जाकर के दो तीन ब्रांचें, अब सपोज करो इसके भी मैं जो है और ब्रांचें बना देता, है ना, जिसमें आइसो नियो इस प्रकार के अलग अलग यौगिक बनेंगे जो आगे अपन बात करेंगे। चक्रीय में चक्र बनना चाहिए, ठीक है, बस हो गया काम कंप्लीट। तो ये कुछ कार्बन की अपन ने प्रॉपर्टीज यानी विशेषताओं के बारे में बात करी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और भी इससे आगे अपने को बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है और बहुत सारे जो है इसके यौगिकों के बारे में भी बात करनी है। तो उनकी बात अपन करेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, दिल में जुनून जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली बार बार उड़ना पड़ता है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी बात को ध्यान में रखें कि आपको सफलता के लिए, आपको मंजिल पाने के लिए दिल में जुनून जगाना पड़ेगा, और मन को कहना होगा कि सोना नहीं है, दिमाग को कहना होगा और पढ़ना है, और पढ़ना है, और इतना पढ़ना है जब तक अपने को सफलता नहीं मिल जाती, जब तक अपने पास में बाबू की नौकरी नहीं होगी, अपन चैन से सोएंगे नहीं। बस वही विद्यार्थी अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करता है। अन्यथा तो कई विद्यार्थी थोड़ी बहुत मेहनत में खोखली सफलता मिल जाती है, लेकिन अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल पाती। हमें अंतिम रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो लगातार मेहनत जारी रखनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।